राजेश, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी जिसके मुताबिक कहा गया कि रूस लगातार हमलों को तेज इसलिए कर रहा है ताकि वो यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ा सके, ताकि वो रूस को लेकर कोई बड़ा फैसला लें जो इस युद्ध को निर्णायक मोड़ दे सके या यूक्रेन को थोड़ा बचा सके। अब इसमें कितना पहलू है, क्योंकि एक तरफ यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन के शामिल होने की बात आ रही, दूसरी तरफ जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि अगला एक हफ्ता बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो जो ये लेख है इसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई और ये कितना असर डाल रहा है युद्ध पर? देखिए शुभांकर, अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं जो गीता मोहन का पॉइंट था उससे थोड़ा सा उसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो गीता मोहन ने बोला बिल्कुल सही बोला। जो जमीनी स्थिति है बिल्कुल वही है जो उन्होंने बयान की है इस वक्त। लेकिन मैं दो चीज आपको और बता दूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसी में। जैसा वो बता रही थी कि यूक्रेन के जो नागरिक हैं 16 साल से ऊपर के हैं और 60 साल तक के हैं मेल सिटीजन, यानी कि जो पुरुष हैं वो यूक्रेन नहीं छोड़ सकते। लेकिन बहुत से लोग निकले हैं वहां से बाहर, और जो गोइंग रेट था जो हमारी सोर्सेज में बताया है वो 2000 यूरो था। अगर आप 2000 यूरो की रिश्वत देते हैं बॉर्डर पर तो आप गार्ड्स को ब्राइब करके बाहर निकल सकते हैं। और बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग जो यूक्रेन के अंदर हैं उन्होंने अपने खुद के बच्चे ये पैसा देके या किसी तरह से ब्राइब करके अपने बच्चों को वहां से बाहर निकाल दिया है। लेकिन जो रूस है उसमें इस तरह का जो जनरल मोबिलाइजेशन जिसको वहां बोला जाता है कि जो रिजर्विस्ट हैं उनको वापस बुलाया जाता है ताकि वो फौज में काम के लिए उनको मजबूर किया जा सके। अब तक रूस ने जनरल मोबिलाइजेशन नहीं किया है। लेकिन हमें एक चीज दिमाग में जरूर रखनी पड़ेगी, इस सब को जब हम देखते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यूक्रेनियन फौज जो सिर्फ 2 लाख थी युद्ध के शुरुआत में, अब 8 लाख तक पहुंच चुकी है। और उनमें बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, वो लोग हैं जिन्हें जज्बा था लड़ने का, जिन्होंने बोला था कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि हम यूक्रेनियंस को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। डिजर्शन हो रहे हैं लेकिन उसी समय पर लाइनें लगी हुई हैं रिक्रूटमेंट सेंटर्स के बाहर। वॉलंटरी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं फौज को, वो लाइनें भी देखी जा सकती हैं। तो दोनों तरफ के सीन हैं यूक्रेन में, डिजर्शंस भी हैं लेकिन वो लोग भी तैयार खड़े हैं जिनके पास कोई नहीं। राजेश, आप कह रहे हैं कि वॉलंटियरिंग के लिए तमाम लोग यहां मौजूद है, लेकिन क्या ये लड़ाई अब लोगों तक सीमित रह गई है या हथियारों का रोल इसमें ज्यादा हो गया? क्योंकि अब रूसी सेना घुस चुकी है और आप खुद के बताते हैं कि 97-98% वो कब्जा कर चुके हैं। अब कब्जा किया होगा तो लाजमी बात है हथियारों को आगे कर दिया होगा। जी शुभांकर, वही अमेरिका ने भी बोला है। पेंटागन का पीछे स्टेटमेंट आया था, उनका भी एक कहना था, उनकी भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न थी कि हम इतने मॉडर्न और भारी तादाद में हथियार भेज रहे हैं लेकिन उनको इस्तेमाल कौन करेगा? ट्रेनिंग जो है क्रू की 2 से 3 महीने की होती है ऐसे सोफिस्टिकेटेड और अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों के ऊपर। तो वो ट्रेनिंग 3 महीने कैसे प्रोवाइड की जाए? क्योंकि जैसे अभी आपने जिक्र किया न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख का जिसकी आपने बात की थी, जिसपे आपने सवाल का जवाब मांगा था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जिस तरह गतिविधियां बढ़ी हैं दोनबास के एरिया में, दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में, ओडेसा के आसपास, स्नेक आइलैंड के ऊपर जो कि अभी रूस के कब्जे में है, ओडेसा के कोस्ट के बाहर है, जहां से उन्होंने पूरा ब्लॉकेड कर रखा है ओडेसा पोर्ट को। यहां एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ी है। सेवरोडोनेत्स्क जिसमें पिछले 3 हफ्ते से भीषण युद्ध चल रहा था, वो लगभग पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। उसके आसपास के छोटे गांव और कस्बे भी रूस के कब्जे में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात है बिल्कुल सही है कि रूस ने गतिविधियां तेज कर दी हैं। लेकिन एक पॉइंट जो शायद न्यूयॉर्क टाइम्स मिस कर गया है, जो मैं मानता हूं कि इसका कारण हो सकता है, वो ये है कि रूस को यह डर सता रहा है कि जैसे ही ये देखिए अभी मोबाइल होविट्जर्स आ रही हैं, हिमार्स आ रहे हैं, बड़े बड़े बहुत सोफिस्टिकेटेड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स आ रहे हैं जो सीमा पर पहुंच, जो युद्ध क्षेत्र में पहुंचे हैं यूक्रेन में इस वक्त। रूस चाहता है कि इससे पहले कि वो वहां पहुंचे, यूक्रेनियन सैनिक को चलाना सीखें और इफेक्टिव हो जाए, उससे पहले वो ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि रूस ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। शुभांकर, गीता, यही सवाल मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं। बस एक और चीज बस ऐड करना चाहूंगी कि ये राजेश ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग बाहर निकल रहे हैं। हमने भी देखा था, पैसे देके बाहर निकल रहे हैं। तो करप्शन की बात अगर करें, यूक्रेन को अगर यूरोपियन यूनियन में जुड़ना है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी, करप्शन, इन सब चीजों में यूक्रेन खरा नहीं उतरा इतने साल। 1991 से इनकी ये लड़ाई चल रही है, इनके ये रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग है यूरोपियन यूनियन के साथ। कोई वजह ही रहा होगा ना शुभांकर कि आज तक इनको ना कैंडिडेटसी मिला, ना इनके एप्लीकेशन को अप्रूवल। एप्लीकेशन भी अब एक्सेप्ट हुआ था जब जल्दबाजी में जब देखा कि युद्ध का माहौल है और रूस ने इन्वेड कर दिया। इससे पहले एप्लीकेशन तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यूक्रेन इनके पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, और सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन। बहुत ज्यादा करप्शन है यूक्रेन में।
नहीं, ये सवाल का जवाब मैं राजेश से इस पर और ऐड ऑन करवाऊंगा, लेकिन गीता सवाल मेरा आपसे यही है, जो बात राजेश कह रहे थे यहां पर कि आप पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा हो, सेवेरोडोनेट्स्क की बात कर ली जाए, यहां पर जो ये हमले की इंटेंसिटी बढ़ी है, इसमें रूस का डर आपको भी नजर आता है कि ये बड़े हथियार पहुंच रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, करप्शन के बावजूद भी अगर 8 लाख की फौज जो बना ले रहे हैं और उनमें से मेजोरिटी सीख जा रहे हैं, तो वो एक रूस को बड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं, और रूस को ऑलरेडी काफी नुकसान हुआ है। 30,000 से ऊपर सैनिकों के मारे जाने की अक्सर रिपोर्ट्स निकल कर आती है। तो ये जो इंटेंसिटी बढ़ाई गई है, ये यूरोपियन यूनियन या यूरोप से दबाव बढ़वाने के लिए कि आप कुछ पॉजिटिव फैसला लें, या फिर उनके सीखने के पहले उस समस्या को हम खत्म कर सकें या जितना टैकल कर सकें उस लिहाज से? नहीं, बिल्कुल रूस की जो सेना है या रूस की जो सरकार है नर्वस जरूर है, क्योंकि जिस तरीके के हैवी वेपन्स की मांग की है यूक्रेन ने, और जिस तरीके के हैवी वेपन्स का प्लेज किया है वेस्टर्न कंट्रीज ने, स्पेशली अमेरिका ने, हाउवित्जर्स और जो ड्रोन्स है, वो सच्ची सही मायने में बहुत चिंताजनक है रूस के लिए। और इसी वजह से ये सही है कि जो अग्रेशन है रूस का ईस्टर्न यूक्रेन में बढ़ गया है, कि वो चाहते हैं जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, वो अपने गोल्स पूरे करें। अब उनके गोल्स में जितने भी ईस्टर्न फ्रंट है, वो सारे सिटीज अब आ गए हैं, इंक्लूडिंग ओडेसा। ओडेसा मुश्किल होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो पूरा ईस्टर्न फ्रंट है, ये बिल्कुल रूस के कब्जे में हो और यूक्रेन के हाथ से निकल जाए। तो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन पहले मैं फिर से याद दिलाऊंगी पुतिन के स्पीच और उनके इंटरैक्शन में अगर जाए तो उन्होंने बड़े साफ तौर से फिर से वो न्यूक्लियर थ्रेट दोहराया, ये कहते हुए कि अगर एस्केलेशन होता है, देखिए एस्केलेशन के मायने और डेफिनेशन बदलता जा रहा है। पहले कह रहे थे कि अगर नेटो के फोर्सेस अंदर घुसते हैं यूक्रेन में और लड़ाई करते हैं रूस के खिलाफ, तो उसे हम मानेंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर, एस्केलेशन। उसके बाद कहा कि अगर बहुत ज्यादा हैवी वेपन्स आएंगे जिससे रूस को ज्यादा क्षति होगी, ज्यादा नुकसान होगा, तो उसे भी हम एस्केलेशन मानेंगे। तो अब हमें ये नहीं पता कि रूस कब डिसाइड करेगा कि उनके लिए ये हाउवित्जर्स का आना और रूस के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना एस्केलेशन है, क्योंकि उन्होंने कहा ये ना भूले कि हम एक न्यूक्लियर पावर है।